डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग नवंबर के संस्कृत विषय का छठा पाठ संस्कृत साहित्य पर्यावरणम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय प्राप्त कर लें। अधुना वैज्ञानिके युगे यदा प्रकृतिः असंतुलिता जाता तदा पर्यावरणस्य चर्चा भवति। आज के समय में वैज्ञानिक युग में जब प्रकृति असंतुलित हो जाती है तब पर्यावरण की चर्चा होती है। कथम प्रदूषणं दूरीकरणीयं प्रकृति संतुलिता भवेत्। पशुपक्षिणः स्वस्वरूपेषु स्थिता भवन्तु। मानवश्च शुद्धं जल वायु च लभेत्। जीवनं च कल्याणमयं स्यादिति प्रश्नः भूयो भूयः सर्वान् आंदोलयति। कैसे प्रदूषण की समस्या दूर होगी, प्रकृति संतुलित होगी, पशु पक्षी अपने अपने स्वाभाविक रूप में स्थित होंगे, मानव को शुद्ध जल और वायु मिलना चाहिए सबको, जीवन कैसे कल्याणमय हो, ऐसे प्रश्न बार बार सभी को आंदोलित करती है, जगाती रहती है। संस्कृत साहित्य नियम अवस्था सिद्धति पाठ्येऽस्मिन् संक्षेपेण आदर्श रूपस्य पर्यावरणस्य निरूपणं वर्तते। संस्कृत साहित्य में ऐसी अवस्था नहीं थी, ऐसा इस पाठ में संक्षिप्त में वर्णन किया गया है और आदर्श रूप में पर्यावरण का निरूपण किया गया है। अब पाठ शुरू करते हैं। भूमिर्जलम नभो वायुरंतरिक्षम पशुस्तृणम साम्यम स्वस्थमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम। भूमि, जल, नभ, वायु और अंतरिक्ष, पशु और घास सब कुछ साम्य अवस्था में और स्वस्थ हों, स्वच्छ हों, तभी इन सबकी साम्य अवस्था, साम्य में होना और स्वस्थ होना, स्वच्छ होना, यही पर्यावरण के रूप में जाना जाता है, पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है इनको। संस्कृत साहित्यस्य महती परंपरा संसारस्य सर्वान् विषयानुरीकृत्य प्रचलिता। संस्कृत साहित्य की यह बड़ी परंपरा रही है, महान परंपरा रही है कि संसार के सभी विषयों को इसमें स्वीकार किया जाता है, ऐसा प्रचलित रहा है। प्रकृति संरक्षणम पर्यावरणस्य संतुलनम व तत्र स्वभावतः उपस्थापितमस्ति। प्रकृति का संरक्षण और पर्यावरण का संतुलन वहाँ पर स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, इसमें उपस्थापित है। वैदिक काले प्रकृतिरूपकरणानि देवरूपाणि प्रकल्पितान्यभवन्। वैदिक समय में प्रकृति के उपकरणों को देवता के समान माना जाता था, ऐसी कल्पना की गई थी। पर्जन्यो वेदे इत्थम स्तूयते। बादलों का वेद में इस प्रकार स्तुति की जाती है। ईरा विश्वस्मयी भुवनाय जायते यत् पर्जन्यः पृथ्वीं रेतसावति। ईरा मतलब पृथ्वी और इस संसार के कल्याण के लिए जिनका जन्म होता है, क्योंकि यह जो बादल है वो जल के द्वारा पृथ्वी की प्यास बुझाती, पृथ्वी की रक्षा करती है। मेघः पृथ्वीं जलेन रक्षति तदा सर्वेभ्यः अन्नं भवति। मेघ पृथ्वी की रक्षा जल से करता है, तभी सभी के लिए अन्न उपजता है। एवमेव ये वनस्पतयः फलयुक्ता अफला व पुष्पवन्तः अपुष्पा व सर्वेपि ते मानवान् रक्षन्तु। इसी तरह से ये वनस्पति फल युक्त हो, चाहे अफल हो, फूल वाले हो या बिना फूल वाले हो, ये सभी मानव की रक्षा करते हैं। पापानि अर्थात मलानि दूरी कुर्वन्तु। पाप अर्थात मल को दूर करते हैं। या फलनी या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिनी। बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुंचन्त्वं हसः। क्या फल वाले हो या अफल वाले हो, फूल वाले हो या बिना फूल वाले हो, बृहस्पति के द्वारा विकसित ये सभी हमारे पापों से हमारी रक्षा करें, हमारे पापों को दूर करें। अत्र औषधयो देव्यः स्तूयन्ते। यहाँ औषधियों की स्तुति देवता के द्वारा की गई है। संस्कृत काव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम विद्यते। संस्कृत काव्यों में प्रकृति का वर्णन आवश्यक है। कथ्यते यत् ऋतुः सागरः, नदी सूर्योदयः, संध्या,
चंद्रोदय सरोवर उद्यानम वनम इत्यादि उपादानानि अवश्यम वर्णीयानि भवन्ति महाकाव्य। कहा जाता है कि इसमें ऋतु, सागर, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवर, उद्यान, वन इत्यादि उपादानों की, उपकरणों की चर्चा अवश्य होती है। इसमें महाकाव्यों में वाल्मीकि सरोवर श्रेष्ठाम पंपाम वर्णति, वाल्मीकि सरोवरों में श्रेष्ठ पंपा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि नाना द्रुमलता कीर्णाम शीतवारी निधिम शुभाम पद्म सौगंधिकैस्ताम्राम शुक्लाम कुमुदमंडलई। नाना मतलब कई प्रकार के वृक्ष और लताओं से परिपूर्ण, शीतल जल के निधि यानी ठंडा जिसमें जल हो, शुभाम सुंदर, पद्म सौगंधिकैस्ताम्राम शुक्लाम कुमुदमंडलई, कमल के फूलों से सुशोभित और सफ़ेद कुमुदनी के समूह से सुशोभित है ये पंपा सरोवर। संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरण से कल्पनया स्वाभाविक रूपेण प्रवहन्तीनां नदीनां वर्णनम बाहुल्येन लभ्यते। संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना स्वाभाविक रूप से की गई है। इसमें बहती हुई नदियों का वर्णन बहुलता से मिल जाती है। जल प्लावनस्य वर्णनम तो विरलमेव, लेकिन बाढ़ का वर्णन बहुत विरल है, आसानी से नहीं मिलता है। सूर्य तापितः ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्न बाणभट्टेन वर्णितः, सूरज की गर्मी में जेठ के महीने के मध्याह्न के समय में, दोपहर के समय में बाणभट्ट वर्णन करते हैं। सच स्वाभाविक, यह भी स्वाभाविक है। वस्तुतः स्वाभाविक रूपेण प्रवर्तमानानां ऋतूनाम वर्णनेन पर्यावरणं प्रति कविनाम आस्था दृश्यते। वास्तव में स्वाभाविक रूप से विद्यमान जो ये ऋतुओं का वर्णन है और यह पर्यावरण के प्रति कवियों की आस्था दिखाती है कि वो जो वर्णन करते हैं इसमें ऐसा उनके साहित्य में वर्तमान है, विद्यमान है, यह उनकी रुचि को दिखलाता है, पर्यावरण के प्रति उनमें आस्था है। ग्रीष्मात् तेन संतप्तस्य रक्षां वृक्षाः कुर्वन्ति, गर्मी से पीड़ित लोगों की रक्षा वृक्ष करते हैं। इति प्रकृति वरदानम, यह प्रकृति का वरदान है। अतएव मार्गेषु वृक्षारोपणम पुण्यमेति प्रतिपादितम, अतः मार्ग में, रास्ते में वृक्ष लगाना पुण्य का काम माना जाता है। फलवंतो वृक्षास्तु परोपकारिणः इति कथयति नीतिकारः, फल वाले पेड़ तो परोपकारी होते हैं ऐसा नीतिकार कहते हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा स्वयं न वारिणी पिबन्ति नद्यः, अपना फल वृक्ष स्वयं नहीं खाते हैं और अपना पानी नदी खुद नहीं पीता है। ठीक है। नरा कन्याश्च वृक्षान प्रति ममताशीला इति शाकुंतले नाटके वर्णनते। नर जो हैं, लोग हैं, कन्या और वृक्षों के प्रति ममताशील होते हैं, ऐसा शकुंतला नाटक में वर्णन है। शकुंतला वृक्षान जलेन तर्पयित्वैव स्वयं जलम पीबती, शकुंतला वृक्षों की जल से तर्पण करने के बाद स्वयं जल पीती है। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या पातुम न प्रथम व्यवस्यति, खुद पहले जल पीने की इच्छा नहीं करती लेकिन प्रयास करता है कि किसी प्यासे को पहले पानी पिला दिया जाए। ऐसा लोग जो प्रयास करते हैं निश्चित रूप से महान होते हैं। किंच भट्टी शरत काले जलाशयेषु कमलानां तदवर्तिनां भ्रमराणां च वर्णनम करो। और क्या भट्टी जो है उस शरत काल में जलाशयों में कमलों के ऊपर उसके आसपास भ्रमण करने वाले भंवरों का वर्णन करते हैं। न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम न पंकजम यद न पंकजम तद
यदलिनी षट्पदम न तज्जलम न सुचारूपम गजम। वह जल शोभा नहीं पाता है जिसमें पंकज ना हो, कमल ना हो। वह जलाशय जो है शोभा नहीं पाएगा, उसका जल शोभा नहीं पाता। और वह कमल भी शोभा नहीं पाता जिसके ऊपर 6 पैर वाले भंवरे नहीं हो। यहाँ जलाशय की वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं कि जलाशय में कमल होना चाहिए, तभी इसकी शोभा बढ़ती है। मतलब हलवाई है ना, उसी से बता लो। वसंते तो सर्वां प्रकृति शोभनतरा भवती इति कालिदासः कथ्यते। वसंत ऋतु तो सभी प्रकृति में सबसे शोभनीय होता है, ऐसा कालिदास ने कहा है। कालिदास कहते हैं वसंत ऋतु में सभी प्रकृति, पूरी प्रकृति शोभा युक्त हो जाती है, अच्छी हो जाती है, सुंदर हो जाती है, ऐसा कालिदास कहते हैं। द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्मं सर्वं प्रिय चारुतरम बसंते। पेड़ फूल युक्त हो जाते हैं, नदियों में भौरे पद्म यानी कमल खिल जाते हैं, सभी जगह सुंदर प्रकृति, मनोहारी प्रकृति दिखाई देती है। कालिदास पशुनाम स्वाभाविक स्थिति निरूपण में करोति। कालिदास पशुओं की स्वाभाविक रूप से स्थिति का वर्णन करते हैं, निरूपण करते हैं। गाहंता महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर मुहुस्ताडितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम भ्यस्यतु। गाहंता में ऐसा निपण से तालाब के पानी में भैंस डुबकी लगाएं और अपने सींग से बार बार प्रहार करें, अर्थात सींग को हिलाते रहें पानी के अंदर। छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम भयस्तु। कदम के पेड़ की छाया में बैठकर मृग के जो कुल हैं, समूह हैं, वे स्वतंत्र प्रसन्नतापूर्वक पागुर करें। एवं प्राचीन भारते साहित्यकाराः सर्वस्यापि पर्यावरणस्य स्वस्थतां प्रति जागरूका अभवन्। इस प्रकार प्राचीन भारत में साहित्यकार सभी पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए। कुमापि प्रकृति असंतुलन न भवेत् इति प्रयासशीलाः आसन्। कहीं पर प्रकृति असंतुलन न हो, असंतुलित न हो, ऐसा प्रयास सभी लोग करते थे। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।